साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राहुल गांधी ने कांग्रेस के शुद्धिकरण का अभियान तेजी से छेड़ दिया है। कांग्रेस की उन कमजोर नब्ज को पकड़ करके उसमें नई जान फूंकने का काम अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि यह 2029 की तैयारी शुरू कर दिए हैं। अरसे से कांग्रेस पार्टी या यूं कहें पिछले 12 वर्षों से लगातार कमजोर होती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, लेकिन कांग्रेस को भारत मुक्त तो नहीं कर सके। लेकिन राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है कि कांग्रेस को हम अगले 2029 के चुनाव में अपने बूते सत्ता में ला देंगे और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस में जो अनुशासन कहीं खो गया था, जो अनुशासन विहीन हो गई थी कांग्रेस, अब उसमें अनुशासन से जान फूंकने का काम अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पूरे इंडिया ग्रुप की संरक्षक के रूप में सोनिया गांधी हैं। जाहिर है कि इन दो पदों को राहुल गांधी नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस कांग्रेस को सुधारने में है। उन्हें पता है कि कांग्रेस में आरएसएस और बीजेपी के समर्थक पहले भी थे और आज भी हैं, और आज जितने हैं उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जो भी संघ समर्थक या बीजेपी समर्थक है वह अपने आप निकल बाहर हो जाए, वरना का मतलब कि उसे कान पकड़ करके बाहर किया जाएगा। क्योंकि आरएसएस के मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर, चाहे वह राजनीतिक विचारधारा हो चाहे सामाजिक विचारधारा हो, कहीं भी राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं। आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर शुरू से रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में अगर जान फूंकने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इसी कांग्रेस में अनेक बुराइयां थी और उन हर बुराइयों को राहुल गांधी दूर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आरएसएस की समर्थक कभी कांग्रेस भी रही है। आरएसएस में कभी ब्राह्मणवाद इतना हावी था कि हर राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रालय में 2/3 से ज़्यादा ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया हुआ करते थे। ओबीसी, एससी, एसटी को उनके अनुपात की तो बात दूर, उनको जितना रिजर्वेशन कोटा दिया गया है वह भी भर पाने में पार्टी असमर्थ थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने कांग्रेस की इन सब कमजोर कड़ियों को पकड़ लिए हैं और ब्राह्मणवाद मुक्त, आरएसएस मुक्त, बीजेपी मुक्त, हिंदू कट्टरता से मुक्त कांग्रेस करने का अगर बीड़ा उठाए हैं तो समझ लीजिए कि यह 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। राहुल गांधी ने थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया था और देश को आगाह किया था कि यह सरकार 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी और अपने ही कुकर्मों के बोझ तले धराशायी हो जाएगी। जिस तरह से आर्थिक नीतियां
भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में नतमस्तक होने की प्रवृत्ति शुरू से रही है और आज भी बनी हुई है कमोबेश, इसी वजह से न सिर्फ आर्थिक स्थिति से भारत कमजोर हो रहा है, इकोनॉमी के दृष्टि से देखिए तो भारत की स्थिति जर्जर ही नहीं चकनाचूर हो चुकी है। और जिस तरह से एक हफ्ते में 3 बार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम अगर बढ़ाए जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की धड़कन बढ़ चुकी है कि किस तरह से देश की इकोनॉमी को संभाला जाए। एक समय, थोड़े समय तक के लिए भारत चौथी इकोनॉमी बन गया था तो नरेंद्र मोदी दहाड़ दहाड़ करके अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे और कह रहे थे कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके अमीर बनाया है। लेकिन उन 25 करोड़ को अभी भी 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 81 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ को भी अमीर बनाने का कोई सबूत नहीं दे सके। अलबत्ते इकोनॉमी जो चौथे नंबर पर थी वह खिसक करके 5वें और अब 6ठे नंबर पर, और यह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ समय में 7वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी दुनिया के नज़रों में आ जाएगी या वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति अफ्रीकी देशों, भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी स्थिति अगर हो गई है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां और अमेरिका के सामने नरेंद्र सरेंडर ही जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी ने पहले मोर्चे पर बीजेपी को सावधान किया और धमकी दिया कि अगर इसी रास्ते पर चलोगे तो 1 साल में सरकार धराशायी हो जाएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, उसकी कमजोर नब्ज को पकड़ करके दबाने और पार्टी में अनुशासन बहाल करने के लिए जो प्रयास किया है उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरह से सिद्धरमैया को राहुल गांधी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और डीके शिवकुमार अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिवकुमार एक संगठनकर्ता के रूप में बेमिसाल हैं। केसी वेणुगोपाल और डीके शिवकुमार को अगर कांग्रेस से निकाल दीजिए तो संगठन के मामले में कुछ बचेगा ही नहीं, और दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। तो सिद्धरमैया ने बिना चूं चपड़ किए एक लाइन का इस्तीफा जा करके थावरचंद गहलोत को, राज्यपाल को सौंप देते हैं। इसके पहले खूब नौटंकी हो चुकी है। जब 2.5 साल पूरे हुए थे तो न तो डीके शिवकुमार की सुनी गई और न सिद्धरमैया की, बल्कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब अनुशासन के छाया तले अगर सिद्धरमैया को उनका रास्ता दिखा दिया है तो सिद्धरमैया ऐसा नहीं है कि वह टूट करके अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सिद्धरमैया को पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पीक से जमीन पर आ रही है, ऊंचाइयों से गहराइयों की तरफ जा रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी का सूरज तप रहा था दोपहरी में, अब वह संध्या काल की ओर आगे बढ़ गया है। इसलिए सिद्धरमैया असम के मुख्यमंत्री की तरह गद्दारी नहीं करेंगे, या तमाम गद्दारों की लाइन है माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद जैसे तमाम, हिमंता विश्व शर्मा जैसे तमाम गद्दारों की लिस्ट में सिद्धरमैया शामिल नहीं होने वाले हैं। और जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी को यह प्रभावित करते हैं, उनके वोट को अपने कांग्रेस की मजबूती के लिए शामिल करते हैं और कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में जीत सुनिश्चित करते हैं,
अब वह काम डीके शिवकुमार करेंगे, क्योंकि प्रबंधन का काम पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों से निपटने और पार्टी को नई ऊंचाई देने के लिए डीके शिवकुमार को दक्षिण का किला सौंपा गया है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री न होने पाए, इसके लिए डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी दी गई है। और उत्तर भारत से निपटने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम, जिसमें बहन प्रियंका भी शामिल हैं, काफ़ी हैं। हम समझते हैं कि कांग्रेस में जो यह परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, यह काम और पहले होना चाहिए था। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी के नेताओं को प्रमुखता देना चाहिए इन्हें। कांग्रेस की सरकार इस समय 4 राज्यों में है। वह केरल में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, और इन राज्यों में, चारों राज्यों में एक भी ओबीसी, एससी, एसटी का मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अभी सवर्णवाद को ढो रही है, और इस दिशा में राहुल गांधी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए वह जल्दबाजी दिखाएंगे और ओबीसी, एससी, एसटी की नियुक्ति के लिए हड़बड़ी करते हैं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन समय आने पर ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक अधिकार दिलाने की जो सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, उसे व्यवहार में तब्दील करने में राहुल गांधी देरी नहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव की अब तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो धन बल, साम दाम, दंड भेद और वोट चोरी सब मिला करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन तमिलनाडु की तरह, केरल की तरह जो पंजाब का किला है, इस किले को ढहा पाना मुश्किल है। तो उसके लिए वहाँ की सरकार को तोड़ करके, जी हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाने की कवायद चल रही है। और अगर इसमें नरेंद्र मोदी सफल हो गए तो निकट भविष्य में क्या कुछ ही महीनों में राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा पंजाब को, और इसी शर्त पर वह टूट करके आम आदमी पार्टी से आए भी हैं। राघव चड्ढा बहुत पहले से चाहते थे कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, उन्हें बनाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी हामी नहीं भरी और भरने के लिए तैयार भी नहीं थे, निकट भविष्य में भी। इसलिए उन्होंने पाला बदल दिया, और पाला बदलने के बाद अब नरेंद्र मोदी अगर उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसकी कमान अमित शाह को सौंप चुके हैं, और अमित शाह अपना ऑपरेशन का काम, ऑपरेशन लोटस का काम अगर शुरू कर चुके हैं, तो जल्दी ही देखने में आएगा कि आम आदमी पार्टी को न सिर्फ दिल्ली में तोड़ा गया है, बल्कि पंजाब में भी तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव में कम से कम 2 राज्य तो उसे जीतना ही है, और अगर तीनों जीत ले तो सोने पे सुहागा, और आरएसएस का वह सपना साकार हो जाएगा कि पूरे भारत में, हर राज्य में, हर 29 राज्य में भगवा फहराए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने और केंद्र की कुर्सी किसी भी हालत में डिगने नहीं पाए। यानी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहें, और इसका संकेत नरेंद्र मोदी कई बार दे चुके हैं। जब वह कहे कि हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो समझ लीजिए कि वह 2047 तक बने रहने, उम्र कुछ भी हो जाए, मौत की भी चिंता नहीं है, लेकिन वह सपना दिखाने में
हमेशा से एक जादूगर की भूमिका निभाते रहे हैं और उस जादूगरी को राहुल गांधी ने अच्छी तरह से पहचान लिया है और जिस तरह से उनके जादूगरी पर ग्रहण लगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, हमें लगता है कि अब राहुल गांधी फुल फॉर्म में आ गए हैं और नरेंद्र मोदी और शाह पस्त हो गए हैं। उनके चेहरे पर उनकी लकीरों को पढ़ा जा सकता है, जो लकीरें चीख चीख करके कह रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं और फिर से कांग्रेस की पारी की शुरुआत होने वाली है। अगर वह अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो गए हैं, ट्रंप के सामने घुटने टेकते टेकते और चीन के सामने लाल आंखें दिखाने के बजाय 56 इंच का सीना दिखाने के बजाय अगर घुटने टेक चुके हैं, तो हर एक मुद्दे पर, चाहे घरेलू मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं और उनके इसी फेल होने का फायदा अगर राहुल गांधी उठाना चाहते हैं और कांग्रेस को खोई हुई ताकत प्रदान करके उसमें अनुशासन की जान फूंकना चाहते हैं, उसे आरएसएस मुक्त, बीजेपी की सोच से मुक्त करना चाहते हैं और कई ऐसे चेहरों को चिन्हित कर लिए हैं जिन्हें निकाल बाहर करने का फरमान कभी भी जारी कर सकते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संविधान खत्म करने, मनुस्मृति लागू करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच अब दूर की कौड़ी हो गई है और इस सोच को भी राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इन्हें अगली बार सत्ता मिलेगी तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे, भले ही इन्हें 400 पार या 350 पार सीटें न मिले, लेकिन यह अराजकता उत्पन्न करके भारत को कमजोर करने, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र के मूल्यों को नष्ट करके इस देश की साझा संस्कृति को रौंदने का काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।